नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 73 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसबी यूपीएससी एवं समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्वस्थ होती हूँ वीडियोज़ लगातार फिर से मैं देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, मैं नहीं चाहती हूँ कि गैप हो, लेकिन फिर भी इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसमें भी मुझे फीवर है। ठीक है, तो एक ही वीडियो डाल रही हूँ, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, क्या होता है? पहला है सरकारी स्वामित्व होता है कि निजी स्वामित्व होता है, या फिर ए और बी दोनों होता है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में ए और बी दोनों, यानी सरकारी स्वामित्व भी होता है और निजी स्वामित्व भी होता है। ठीक है, सभी की शर्तें अलग अलग होती हैं कि ये जो फील्ड है वो निजी स्वामित्व देखेंगे और ये फील्ड जो है वो सरकारी स्वामित्व देखेंगे। तो अगर आप इंटरनेट पर लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सरकारी स्वामित्व में हैं और कौन सी चीज़ें निजी स्वामित्व में हैं, ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाइड कर लेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 से 80। ठीक है, याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि गांव-गांव में जाकर लोगों को चीज़ों को दिखाकर सिखाया जाता है कि हाँ इसको ये बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं होता, कोई औपचारिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन जैसे गए कोई नाटक कर लिया, नाटक के द्वारा हमने कोई शिक्षा दे दी। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले बहुत चलती थी और इसकी शुरुआत जो है 1979 में हुई थी। ठीक है, और 80 तक ये लगभग चला था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि धारा 302 किसके तहत आती है? ठीक है, सॉरी, धारा 302 के तहत कौन सी चीज़ आती है? चारों में से ऑनर किलिंग आती है कि घरेलू हिंसा आती है कि दहेज आता है कि जालसाजी? तो 302 के तहत ऑनर किलिंग आती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने सम्मान के लिए जब घर के लोग ही मार डालते हैं बच्चे को, लड़की को, ठीक है, तो हत्या जो होती है वो हत्या होती है। हत्या जब भी होगी तो 302 लगेगा ही। तो 302 के तहत ऑनर किलिंग आती है। और घरेलू हिंसा में देखिए हिंसा ज़रूर होती है, लेकिन हत्या सभी हिंसाओं में नहीं होती। और दहेज में देखिए दहेज एक धनराशि होती है जो कि विवाह के समय लिया जाता है। जालसाजी में षड्यंत्र रचकर किसी व्यक्ति को परेशान करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसको नुकसान पहुँचाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान संदर्भ में महिलाओं द्वारा किस प्रकार की भूमिका निभाई जा रही है? दोहरी भूमिका निभाई जा रही है, तिहरी या एकहरी, किस प्रकार की? तो देखिए वर्तमान समय में महिलाओं द्वारा दोहरी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। ठीक है, यानी महिला जो है वो घर का भी काम कर रही है और बाहर का भी काम कर रही है। ठीक है, बच्चों की स्कूल छोड़ना, ले आना, ऑफिस में काम करना, ठीक है, घर में किसको कौन सा नाश्ता पसंद है, सब महिलाएं बना रही, तो दोहरी भूमिकाएं कर रही हैं, घर और बाहर दोनों चीज़ों को देख रही हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? पहला है लाइसेंस और परमिट प्रणाली को समाप्त करना। तो लाइसेंस प्रणाली जो है देखिए ये भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि जितने भी सड़कें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि लोगों को रोक रोक कर उनके लाइसेंस को चेक किया जाता है और ज़्यादातर मामले में पैसे को ले देकर वो रफा दफा कर देते हैं। ठीक है, उसमें जेल नहीं करते, वो सीधा पैसे लेकर मामले को फिनिश कर देते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे प्रतिवर्ष क्या होता है, लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। कहीं पर 3 वर्ष पे होता है, कहीं पर 5 वर्ष पे होता है, तो कहीं प्रतिवर्ष होता है। तो जो ड्राइवर होता है यदि उसने 1 वर्ष गाड़ी चलाई तो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको नवीनीकरण करने की ज़रूरत है, फिर से परमिट लेने की ज़रूरत है कि वो गाड़ी चलाए कि ना चलाए। जितना ज़्यादा वो गाड़ी चला रहा है उतना ही ज़्यादा उसका अनुभव बढ़ रहा है, तो और भी कम एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन भारत में ऐसा है कि प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, भ्रष्टाचार का एक माध्यम है, क्योंकि नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो ड्राइवर है जिसने 10 साल गाड़ी चलाया है, 11वें साल उसको फिर से नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 10 साल अगर चला लिया है तो 11वें साल और ज़्यादा ट्रेंड हो गया वो। तो इससे जो भ्रष्टाचार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर बी है कि लोकपालों की नियुक्ति अविलंब होनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लोगों से प्रश्न पूछने के लिए, उनकी संपत्ति का ब्यौरा वगैरह, इन सबको देखने के लिए लोकपालों की नियुक्ति होना ज़रूरी है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि प्रशासनिक ढांचे व नियमों को सरल बनाना चाहिए। तो जो नियम है उसमें सरलता होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को नियम पता हो और नियमों के नाम पर उन्हें कहीं पे भी ठगा ना जा सके। ठीक है, तो सरकारी जो दफ्तर वगैरह होते हैं, अभी बैंक में आप चले जाइए तो इसमें आपको रोक दिया जाता है कि लंच टाइम चल रहा है इसके बाद, जबकि किसी भी बैंक में कभी भी लंच टाइम नहीं होता, लंच टाइम के नाम पर आपको रोका
नहीं जा सकता। तो यदि ये व्यक्ति जानता रहेगा कि लंच टाइम नहीं होता बैंक के लिए, तो वो क्या करेगा, वो तो सीधा बोल देगा नहीं लंच टाइम तो होता ही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसका काम तुरंत हो जाएगा। तो जो बेवकूफ़ बनाते हैं प्रशासनिक लोग जो होते हैं, जो क्लर्क वगैरह होते हैं, तो ये आपको बेवकूफ़ बनाना बंद कर देंगे जब नियम सरल होंगे और आप इसको जानते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार कौन सा लिंग संबंधी मुद्दों में से वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना। तो लिंग संबंधी मुद्दों का कौन सा अधिनियम बना था 2013 में? कार्यस्थल पर यौन शोषण। ठीक है, तो जो कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है किसी भी महिला के साथ, उसमें क्या होता है, पुरुष के साथ भी होता है। ठीक है, तो जो भी हो लिंग संबंधी मुद्दों में यदि यौन शोषण कार्यस्थल पर हो रहा है तो उसमें आप 2013 में जो कानून बना है उसके अंतर्गत आप कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूनतम व विकसित राजनीतिक संस्कृति की धारणा किसने दी। तो देखिए न्यूनतम संस्कृति और विकसित संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति की बात किसने की है? फाइनर ने। ठीक है, और इन्होंने नौकरशाही को मेज प्रशासन भी कहा है। तो याद रखिएगा फाइनर का एक और कोटेशन है कि नौकरशाही एक मेज प्रशासन है। ठीक है, ये फाइनर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आलमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से चरण बताए। तो उन्होंने देखिए कौन कौन से चरण बताए हैं। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण ये बताया है, भावनात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो देखिए आलमंड और पावेल ने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाला कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न जो घोटाला है वो 2002 से 2010, ठीक है, इसके बीच में हुआ था। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो खाद्यान्न घोटाला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेलगेट घोटाला हुआ। रेलगेट घोटाला कब हुआ था? ये 2012 में हुआ था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और मेरी भी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इसको। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।